सो वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक ऑफ मेंटल हेल्थ. हमने अभी हाफ चैप्टर ऑलमोस्ट कवर कर लिया है. नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रग एडिक्शन. अब ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं. अब यहाँ पे सिर्फ उन्होंने अल्कोहल के रेफरेंस से ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है. बाकी इसके अलावा कोई भी किसी भी किस्म की ड्रग एडिक्शन आ जाए, ये कुछ इसमें जनरल पॉइंट्स हैं, इसी को आपने फॉलो करने, इसी तरह उसको लिखना है पेपर में. अब यहाँ पे कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं यहाँ टर्म्स में, उनको देख लेते हैं. ड्रग एडिक्शन क्या होती है? दिस इज अ स्टेट ऑफ पीरियोडिक या फिर क्रोनिक, यानी कि एक इंसान कोई कभी कभी ड्रग ले रहा है या फिर काफी लंबे अरसे से ले रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, दैट इज डेट्रीमेंटल टू द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, प्रोड्यूस्ड बाय द रिपीटेड इनटेक ऑफ हैबिट ऑफ फॉर्मिंग ड्रग्स. अब इसमें क्या होता है कि एक होती है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस. दिस इज ओवरपावरिंग डिजायर टू टेक द ड्रग एंड ऑब्टेन इट बाय एनी मीन्स. हम मेंटली उस पर डिपेंड कर रहे हैं कि हमारी मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही जब तक हमें वो ड्रग हासिल नहीं हो जाता. फिजिकल डिपेंडेंस ये है कि अगर आप वो नहीं ले रहे तो आपकी बॉडी सिम्टम्स शो कर रही है. फिर है डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, यानी कि आप थोड़ी सी अमाउंट पहले ले रहे थे और सफिशिएंट एडिक्शन हो रही थी, लेकिन अब एडिक्शन करने के लिए आपको ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत है. अब ड्रग हैबिट क्या होती है? This is a result from continued use of drug which does not cause much harm to the individual or society. अब इसमें इस किस्म के ड्रग्स आ जाते हैं लाइक कैफीन, कॉफ़ी और ये सारी चीज़ें, यानी ये बाहर कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इनमें भी हैबिट डेवलप हो जाती है तो बेसिकली ये ड्रग ही ना. तो बेसिकली अगर हम बात करें ड्रग एडिक्शन, हम ज़्यादा उस हवाले से ले लेते हैं कोई कोकीन, हीरोइन, marijuana का यूज़, और ड्रग हैबिट हम इस टाइप कैफीन और ये वाली ड्रग्स को इसमें इंक्लूड करते हैं. और ड्रग डिपेंडेंस के लिए अब्यूज़ अभी हम बाद में देखते हैं. WHO ने ड्रग डिपेंडेंस को रिप्लेस किया है विद द टर्म्स ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग हैबिट, यानी कि ये एडिक्शन भी और ड्रग हैबिट भी, इन दोनों को एक टर्म में डाल दिया, दैट इज कॉल्ड ड्रग डिपेंडेंस. और इसको कैसे डिफाइन किया है? दिस इज अ स्टेट ऑफ साइकिक एंड समटाइम्स ऑल्सो फिजिकल रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अ ड्रग. अब इसमें क्या होगा? देयर आर बिहेवियरल एंड अदर रिस्पॉन्सेज दैट इंक्लूड a compulsion to take the drug on continuous and periodic basis in order to attain the psychic effects, जिसके लिए वो ड्रग यूज कर रहे हैं. और फिर ड्रग अब्यूज क्या आता है? अब्यूज आता है कि एक ड्रग आप नॉर्मली यूज कर रहे हैं वैसे, लेकिन आप अब उसको नॉन मेडिकल पर्पज के लिए लेना शुरू कर दिया आपने, और इसकी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं जबकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो इसको ड्रग अब्यूज़ का, यानी कि अब्यूज़ में इसके एक चीज़ नॉर्मल चले उसकी रिक्वायरमेंट है, लाइक जो नींद के लिए दवाइयाँ यूज़ होती हैं, लेकिन अगर आप अब नॉन मेडिकल पर्पस के लिए, यानी पहले आपको ज़रूरत थी अब नहीं है, लेकिन आपको इतना सुकून आ रहा है भाई उससे नींद बहुत अच्छी आ रही है, आप तब भी ले रहे हैं, तो इसको हम ड्रग अब्यूज़ में क्लासीफाई करेंगे. अब ये डिपेंडेंस में याद रखने के इसमें ड्रग हैबिट एंड ड्रग एडिक्शन, ये दो टर्म्स एक ही उसमें इंक्लूड हो रही है, जिसको हम कह रहे हैं ड्रग डिपेंडेंस, एंड दिस टर्म इज कॉइन्ड बाय WHO. अब डिपेंडेंस प्रोड्यूसिंग ड्रग्स जो हैं, आपने कुछ ये टर्म याद रख लेने हैं, वैसे तो बिल्कुल जनरल सी बात है, ऐसे याद रह जाता है, ये आप खुद से भी लिख सकते हैं. फोरेंसिक और टॉक्सिकोलॉजी हमने बहुत पढ़ी है, तो उसमें सारे ड्रग्स के हमने नाम पढ़े हैं, जस्ट नेम्स आने चाहिए. अल्कोहल, कोकेन, कैनाबिनॉइड्स, हिप्नोटिक्स, ट्रैंक्विलाइजर्स, नारकोटिक्स और बाकी सारे. और इनकी अगर हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हम हार्ड ड्रग्स को कहते हैं, नारकोटिक्स को कह रहे हैं, और सॉफ्ट ड्रग्स कह रहे हैं, बाकी सारे जो नारकोटिक्स में इंक्लूड नहीं हो रहे. उसके बाद ये कुछ जनरल फैक्टर्स हैं, इनको आपने एज इट इज़ करना है. सोशल, इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल. सोशल फैक्टर्स में ये कि आपका ज़ाहिर बात है, एक इंसान सपोज के अगर वो ड्रग्स ले रहा है, उसका क्या होगी सोशल फैक्टर्स? पेरेंटल कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, उसके अब उसका घर है, घर वाले उसके साथ हैं, ठीक है, पेरेंटल कंट्रोल है नहीं. अब वो क्या करेगा कि वो घरों से दूर रहेंगे, ऐसे लोग वो क्या करेंगे, क्राइम में चले जाएंगे, बिकॉज उन्होंने ड्रग किसी भी तरह से हासिल करना है. फिर वहाँ वो एरियाज डेवलप हो जाएंगे जहाँ ये ड्रग्स जो है सेल होते हैं, वहाँ क्राइम रेट बढ़ जाएगा. वहाँ ऐसे एरियाज जो हैं डेवलप हो जाएंगे जहाँ पे इन सब चीज़ों की मार्केटिंग होती है, और ये इस तरह का एक माहौल बन जाएगा बाकी सोसाइटी से दूर. तो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं? इनकी इनकम नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, और वो किसी भी मीन से वो ड्रग्स हासिल करेंगे. फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और वो सारा कुछ जो ये इसके अगर हम पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स देख रहे हैं.
फिर आते, अच्छा ये जनरल इफेक्ट्स हैं, ये अगर आपको कोई भी ड्रग का नाम लेके कह दिया जाता है कि उसके साथ क्या फैक्टर्स एसोसिएटेड हैं या उसके क्या इफेक्ट्स हैं, तो उसमें हमने यही सारा लिखना है, ये 3 हेडिंग्स बना के, इनके अंदर आप खुद से लिख सकते हैं। फिर आते हैं एटियोलॉजी, एटियोलॉजी या फिर हम कह सकते हैं कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन। इसमें क्या आते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर्स ये हैं कि जितनी ज़्यादा रोकथाम होती है कि ड्रग के यूज़ पे, उतनी ज़्यादा उसकी जो है फराहमी जो कर रहा हो उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो इस प्रॉफिट की लालच में लोग सेल करते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर है। सोशल फैक्टर ये है कि कुछ हमारे माशरे में क्या करते हैं कि इन चीज़ों को बहुत ग्लैमराइज किया जाता है, यानी कि अट्रैक्ट किया जाता है लोगों को कि अल्कोहल जो है उनको पीनी चाहिए। और कुछ कल्चरल फैक्टर्स हैं, लाइक कुछ कम्युनिटीज़ में ये पीना बहुत आम बात है, तो जो लोग नहीं भी इंडल्ज होते वो हो जाते हैं। फिर फेजेस आपको पता होने चाहिए, फेजेस क्या है, टॉलरेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंसान ड्रग लेना शुरू करता है, एडिक्शन डेवलप होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता टॉलरेंस डेवलप होने लग जाती है, वो ज़्यादा अमाउंट लेगा, जब ज़्यादा अमाउंट लेगा तो हैबिचुएशन हो जाएगी, उसके बगैर वो नहीं रह सकता। हैबिचुएशन के बाद डिपेंडेंस आती है। अच्छा, डिपेंडेंस से पहले की स्टेज है हैबिचुएशन, ये याद रखना, डिपेंडेंस पहले नहीं आती एकदम से, सबसे पहले हैबिचुएशन होगी जिसमें इसकी साइकोलॉजिकल नीड होगी, और जब डिपेंडेंस आती है ना तो साइकोलॉजिकल प्लस फिजिकल नीड्स इकट्ठी हो जाती है, तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है। फिर आता है पैटर्न, पैटर्न जारी बात है ये कि पहले इनिशियल एक्सपेरिमेंटल यूज होता है, यानी इंसान कहते हैं कि चलो देखें तो इससे क्या बनता है, सारे लोग लेते हैं तो मैं लेके देखता हूँ कि मुझे इससे क्या जो है फायदा मिलता है या इसके क्या असरात होते हैं। पहले वो देखेगा और वो देखेगा कि उसके जो मिस्टिकल स्टेट अटेन हो रही है, इसके अलावा एंजाइटी वरी सारी उसकी खत्म हो गई, उसको नींद अच्छी आ रही है, वो सारे इफेक्ट्स देखेगा। फिर वो कभी कभी कैजुअल और रिक्रिएशनल यूज करना शुरू कर देगा। फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, यानी हैबिचुएशन के बाद आ जाएगी डिपेंडेंस। फिर सिम्टम्स क्या होते हैं, भूख खत्म हो जाती है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है डेली एक्टिविटीज में, उसकी मेमोरी नहीं रहती, उसकी मूड स्विंग्स आते हैं, लेथार्जी, स्वेटिंग, बॉडी में वीकनेस वगैरह स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल जनरल सी बातें हैं, वही उसमें सिम्टम्स आते हैं। फिर हार्मफुल इफेक्ट्स वही हैं कि उसकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल, इकोनॉमिक, की सारी वही जनरल बातें हैं। उसके बाद हमने देखना है प्रिवेंशन। अच्छा, अभी हमने पहले देखा था 3 लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, वो थे लेवल्स, और अगर हम अप्रोच की बात करें तो ये भी 3 है, लेकिन आपने क्वेश्चन में पहले देख लेना कि उसने लेवल की बात की है या फिर अप्रोच की बात की है। तो अगर हम अप्रोच की बात करें तो लीगल अप्रोच ये है कि हमने इनकी डिस्ट्रीब्यूशन पे रोकथाम लगानी है और इनकी प्रोहिबिशन करनी है, स्कूल्स में, पब्लिक प्लेसेस में लोगों को आगाही देनी है, और जो है सारों लोगों को बताना है कि ये हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है, यानी कि बिल्कुल लेजिस्लेशन और गवर्नमेंट के जो अंडर चीज़ें आ रही हैं सारी लीगल अप्रोच में आती हैं। फिर एजुकेशनल में आता है कि हम कैंपेन्स रन करें और स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करें। कम्युनिटी आती है कि कम्युनिटी जो रोल प्ले करेगी, यही हमने पहले बात की कि कम्युनिटी ऐसी है जहाँ अल्कोहल को आम तौर पे यूज़ किया जाता है तो वहाँ इंसान इंडल्ज हो सकता है, तो यहाँ कम्युनिटी लेवल पे चेंजेस लाने की ज़रूरत है। 3 अप्रोचेज हो गई, लीगल, एजुकेशनल एंड कम्युनिटी। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या होती है, फर्स्ट इज हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। ये आमतौर पे तब होती है जब कोई बंदा खुद वॉलंटरली सबमिट कर दे खुद को और फैमिली कोऑपरेशन के साथ, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट होती है। सेकंड इज साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, ये ज़्यादातर डिप्रेशन वाले केसेस में होती है, जब साइकेट्रिस्ट है वो रिस्क फैक्टर्स और कॉजेज डिटरमिन करता है जो उसको एडिक्शन की तरफ ला रहे हैं, उनको रिमूव करने की कोशिश करेगा और फैमिली को समझाएगा उसके मुतालिक। इसके अलावा वो उसको और तरफ लाएगा, लाइक रिलीजन एक्सेट्रा, और कुछ यहाँ पे भी जाहिर बात है ड्रग्स यूज होंगे। उसके बाद है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन के लिए ये सर्टेन यूनिट्स डेवलप हैं जहाँ पे इन लोगों की रिहैबिलिटेशन होती है। अब अल्कोहलिज्म के नाम से उन्होंने आगे फर्दर यही सारी चीज़ें आपको दोबारा बताई हुई हैं। अब अल्कोहल की कुछ स्पेसिफिक बातें साथ मेंशन की हुई, अगर कोई और भी ड्रग आ जाता है तो इसी पैटर्न पे आपने उसको लिखना है। क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल पहले मेंशन है, वीकली 21 यूनिट्स पर वीक फॉर मेल बताया हुआ है उन्होंने, और फीमेल के लिए बताया हुआ है हाफ ऑफ दिस, जो कि इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए अगर कोई ड्रिंकिंग कर भी रहा है। तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बिल्कुल भी टोटल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के लिए भी। अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम सेम वही प्रॉब्लम है, सोशल, साइकोलॉजिकल और
इकोनॉमिक वो जो हमने पहले यहाँ पे पढ़ी थी जनरल में। तो यही सारी बातें आपने अलहदा से अल्कोहल के लिए याद नहीं रखनी, बिल्कुल सारी यही बातें आपने लिख देनी है। इसके अंदर भी फिर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट सेम है, प्रिवेंशन के 3 लेवल्स और अप्रोचेस सेम है, इसका ट्रीटमेंट सेम है जो हमने 3 लेवल्स पे पढ़ा, सेम टू सेम अल्कोहल के लिए लिख देना है। उसके बाद टोबैको को उन्होंने बताया हुआ है, टोबैको के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कुछ आपको वो पूछ लेते हैं, तो ये गिनती के 3-4 हैं, आपको याद होने चाहिए। टोबैको रिलेटेड प्रॉब्लम सेम वही बातें हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें वो देख लें। एक तो इससे डेथ ज़्यादा जल्दी हो जाती है, टोबैको बहुत से कैंसर्स के साथ एसोसिएटेड है, जैसे हमें पता है उन कैंसर से डेथ हो सकती है। फिर ये कि प्रीमेच्योर बर्थ होती है उन वुमेन में जो मतलब उनके बेबीज़ प्रीमेच्योर होंगे जो स्मोकिंग कर रही हैं, और उन बेबीज़ के अगर लिहाज से बात करें तो उनका वेट भी कम होता है। फिर इसके अलावा पैसिव स्मोकिंग से भी बहुत लोग अफेक्ट होते हैं। टोबैको डिपेंडेंस सिंड्रोम आपने देख लेना है, जो कि साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल फिनोमेना है, कुछ सर्टेन सिम्टम्स का मजमुआ है जिसको हम टोबैको डिपेंडेंस सिंड्रोम कह रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और ये आपने जैसे देखा ये बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल इसमें देखने वाली बातें हैं, हेडिंग्स हैं इनके आगे हम खुद से लिख सकते हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं है। और इसके साथ चैप्टर नंबर 22 को आपने अच्छी तरह देख लेना है। सो दिस विल कंप्लीट योर 1 SCQ. So we will continue with some other topic of community medicine in the next video. So keep watching and subscribe.